चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, टोटल 4 चैप्टर में से बेटा पहला चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। पूरी थ्योरी मतलब इसमें कोई भी न्यूमेरिकल का पोर्शन नहीं है। ऑलमोस्ट आपको सिर्फ थ्योरीज अटेंड करने हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये चैप्टर कैसा है ना, इसको जब पढ़ोगे तो लगेगा अरे ये तो हम पढ़ के ही आए हैं। ऑलमोस्ट अभी 7th में 8th में इससे टकराए हो, बट थोड़ा मिड ऑफ द चैप्टर जाएंगे ना तो लगेगा कि हाँ कोई नई चीज़ पढ़ रहा है। स्टार्टिंग में सब पढ़ा हुआ आपको मिलेगा, अच्छा ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तो वैसा ही चीज़ें चलती आ रही हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या करना है, बस ध्यान से सुनना है मैं क्या पढ़ा रही हूँ, अच्छे से नोट्स बनाना है और घर जाके मैंने पहले भी बताया रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही शुरू हो रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि हमारी सराउंडिंग में क्या है बेटा, मैटर है। ठीक है, चैप्टर नेम ही शुरू होता है सराउंडिंग में मैटर है। पहले तो ये जानना है कि भाई ये मैटर क्या चीज़ है। ठीक है, ये मैटर क्या चीज़ है, पहले तो हमें ये जानना हो। सो चैप्टर नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में क्या है भाई, मैटर है। सराउंडिंग सबको पता है, जो हमारे अगल बगल, अभी फिजिक्स में भी पढ़ाया था मैंने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, आपको मोशन के बारे में बताया था। तो यहाँ क्या है, सराउंडिंग में मैटर है। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझना होगा कि भाई मैटर क्या है। ठीक है, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे, ऑलमोस्ट हर बच्चा जानता है कि मैटर क्या चीज़ होती है। अगर मैं बोलूँ इस क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो मुझे ये स्मार्ट पैनल देखने को मिल रहा है, मुझे चेयर देखने को मिल रही है, मुझे बेंचेस देखने को मिल रहा है, पोडियम देखने को मिल रहा है, मैं खुद खड़ी हूँ, आप लोग हो। इस और क्या है जो हम नहीं देख पा रहे इस रूम में, और एयर जो हम नहीं देख पा रहे, बॉटल्स में भरा है पानी। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, ये सारी चीज़ें, रोनित बेटा लास्ट रूम। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, मैटर है। ठीक है, जो चीज़ हम अपने अगल बगल देख रहे हैं, कुछ भी ले लो, जो चीज़ हम देख रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ तो हम देख नहीं भी पा रहे हैं लाइक एयर, वो भी क्या है, मैटर है। बट मैटर होने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। भाई किसी भी चीज़ को मैटर हम कैसे बोल देंगे ऐसे हवा में कि मैम ने बोल दिया मैटर है तो मैटर है, नहीं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिल करना चाहिए। वो क्राइटेरिया क्या होता है, कब हम किसी चीज़ को मैटर बोलेंगे, तो बच्चा लोग हम तब किसी चीज़ को मैटर बोलेंगे जब उस चीज़ का क्या होगा, कोई मास होगा और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। अगर मैं बोलूँ क्या मेरा मास है, बिल्कुल है, मैं 75 kg की हूँ, मेरा मास है। क्या मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ। क्या आप लोग का मास है, बिल्कुल आप लोग का मास है। क्या आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, अच्छी खासी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो। क्या ये पेन का मास है, बिल्कुल है। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बिल्कुल है। इनफैक्ट जो हम एयर इस रूम में अभी देख नहीं भी पा रहे हैं, क्या उसका भी मास है, बिल्कुल है। कैसे पता करते हैं, जब हम बलून में हवा भरते हैं तो पता चलता है भाई वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो हमारे अगल बगल जितनी भी सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से देख भी पा रहे हैं और जो नहीं भी देख पा रहे, वो क्या है बेटा, वो सब क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। और मैटर होने के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है, कि उसका खुद का एक मास होना चाहिए और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। जितनी भी चीज़ें दिखती हैं जैसे एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, मिल्क, ऑयल, रॉक्स, चेयर, बेंच, इंसान, कुछ भी, वो सब क्या है, एक मैटर है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। किस क्लास में पढ़ा था ये, 7th या 6th का ये पढ़ा हुआ। ठीक है, कि जिस चीज़ का कुछ मास होगा, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम मैटर बोल देंगे। अब इस रूम में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, इस रूम में लाइट भी आ रही है, क्या मैं लाइट को मैटर बोलूंगी, क्या मैं लाइट को मैटर बोलूंगी। इस रूम में मैं जो ये बातें कर रही हूँ आपसे, या आप मुझे जो आंसर दे रहे हो हाँ ना, जो हम साउंड का इंटरेक्शन हो रहा है हमारे बीच, क्या मैं साउंड को मैटर बोलूंगी। अच्छा, और अभी मेरे आने से पहले बहुत रूम तुम लोगों ने एसी नहीं चलाई थी, बहुत गर्म हो रखा था, तो जो हीट मुझे फील हो रही थी, क्या उस हीट को मैं मैटर बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी, कुछ खास वजह इनको ना, जो मैं मैटर नहीं बोल रही हूँ इनको, क्योंकि बेटा इन चीज़ों का कोई मास नहीं होता, दीज ऑल आर मासलेस, और ना ही ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ये क्या है, ये सिर्फ एक एनर्जी का फॉर्म है, सिर्फ लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इनका कोई मास नहीं है और ना ही ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये हम बस इफेक्ट फील कर पाते हैं इनका, कि मैं बोल रही हूँ तो आप फील कर सकते हैं, लेकिन ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना कोई मास है। ये सब क्या है, सिर्फ एनर्जी के फॉर्म्स है। 9th में पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर वर्क, एनर्जी और पावर, और वहाँ भी पढ़ेंगे कि भाई एक एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे चेंज होती है और कब चेंज होती है। तो एनर्जी
ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी अगर आप ऐसे समझो कि जो भी एनर्जीज होंगी उनका वो मैटर नहीं होंगी बेटा, उनका ना कोई मास होगा ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो कोई पूछेगा क्या लाइट मैटर है? बिल्कुल नहीं है। पूछेगा क्यों नहीं है? भाई मैम इसका मास नहीं है ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता, ये सिर्फ एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्म है और टाइम आने पे ये दूसरे फॉर्म में बदल जाएगा। वो कब सीखेंगे? फिजिक्स में सीखेंगे। साउंड क्या है? ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है और टाइम आने पे ये भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेगा। और हीट क्या है? हीट ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो मैटर नहीं होती, वो सिर्फ एनर्जी का एक फॉर्म है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। बाकी कोई भी चीज जिसके पास मास होगा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसे हम सिंपल शब्दों में, केमिस्ट्री के शब्दों में क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। ठीक है। एक और चीज, उस दिन भी मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटी। क्या आपके घर वाले जो आपसे प्यार करते हैं, लव हेट, हमारा आइडिया, थिंकिंग प्रोसेस, क्या ये सब मैटर है? नहीं। वैसे हम देखो हमारी लाइफ में ये मैटर बहुत रखता है कि हम किससे लव कर रहे हैं, किससे हेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें मैटर नहीं है। ठीक है। तो जिसका मास होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वही आपका बस मैटर है। तो शुरुआत चैप्टर की कैसे करना है? चैप्टर का नेम लिखना है, मैटर डाल के लिखना है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बस इतना लाइन लिखिए, फिर आगे चलते हैं। तो अभी जस्ट हमने मैटर के बारे में समझा कि जिसके पास मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर बोलेंगे। अब भाई बात, अब पूरा चैप्टर ही मैटर के अगल बगल घूम रहा है, तो पहले तो मुझे ये जानना होगा कि जो ये मैटर है ये बना किस चीज़ से है। भाई पूरी चैप्टर ही मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर का नाम ही पड़ गया, तो पहले तो ये जानेंगे कि ये मैटर बना किससे। तो पहले तो मैं ये बता दूं, ये मैटर बना है बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से। इनफैक्ट बेटा ये इतने ज़्यादा छोटे हैं कि इतने ज़्यादा छोटे हैं कि अगर मैं बोलूं कि मैं हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी इन्हें नहीं देख सकती, इसके लिए बहुत ही एडवांस्ड लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए होता है देखने के लिए। ठीक है। तो पार्टिकल्स इतने, जो भी मैटर मेरा बना हुआ है, ये मैटर मेरे किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है बेटा? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स। और इन्हीं पार्टिकल को अगर तुम लोग ने थोड़ा पढ़ा होगा किसी क्लास में छोटी, तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं बेटा? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो ये मेरे सारे बच्चे जानते हैं कि इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोल देंगे? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। वैसे टेंशन की बात नहीं है, आने वाले केमिस्ट्री के दो जो चैप्टर है ना, तीसरा और चौथा, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में मुझे इन्हीं के बारे में, सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ना है, तो डिटेलिंग तो वहाँ है ही। अदरवाइज यहाँ ये चैप्टर में समझ लीजिए कि जिस मैटर की मैं बात कर रही हूँ वो किस चीज़ से मिलकर बना है? सारे लोग बोलेंगे छोटे छोटे पार्टिकल से, और ये पार्टिकल को ही हम क्या बोल देते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और ये इतने ज़्यादा छोटे हैं कि नेकेड आइज तो छोड़ो, एक हाई पावर माइक्रोस्कोप भी इन्हें दिखाने में सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है। तो ज़रूर लिखोगे मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है। और ये लाइन भी ज़रूर लिखोगे कि दी particle which make up matter are so small that we cannot see them even with a high power microscope। ये लिखते चलो, फिर इसके अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। चाहो तो ये भी कर लो, पार्टिकल को क्या बोलेंगे? एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलेंगे हम। ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग ने सीखा कि मैटर क्या है, मास है, जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसे हम मैटर बोल देंगे। और ये मैटर किन चीज़ से बना है बेटा? पार्टिकल से बना है, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, और इन्हीं पार्टिकल को हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसका। अब कुछ अलग चीज़ बात करते हैं। अब मेनली मुझे इस पार्टिकल के बारे में पढ़ना है। ये पार्टिकल क्या है? कौन सा पार्टिकल? भाई जो मैटर बना रहा है उसको हम बोल देंगे छोटे छोटे पार्टिकल। अब बेटा इन पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन पार्टिकल की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। क्या है? देखो, चार चार चीज देखोगे, एक एक करके चार आपके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, और यहाँ से आपका सवाल आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा देखेंगे आराम से। कह रहा है पहला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैंने अभी इस बारे में बात करी है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा छोटा है ये पार्टिकल। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये कह रहा है इन जो ये पार्टिकल है इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है। तीसरा, ये जो पार्टिकल हैं जो मैटर बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये हमेशा मूव कर रहे हैं, हमेशा घूम रहे हैं। चौथा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये तो हो गया एक रफ आइडिया, मैंने फटाफट बता दिया। अब एक एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जाम्पल के साथ समझना है, कुछ एक्टिविटी है, कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ समझना है। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है कि अभी आने वाले हम टॉपिक्स में क्या पढ़ेंगे? इन्हीं चारों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अब
मैंने तो बोल दिया बहुत छोटा है, बट मेरे बोलने से थोड़ी ना केमिस्ट्री मान जाएगी कि बहुत छोटा है। मुझे कुछ ना कुछ तो कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो साइंटिस्ट लोगों ने मेहनत करी होगी, तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि अब क्या एविडेंस है, कैसे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो छोटी सी आपकी एनसीईआरटी की ही एक छोटी सी एक्टिविटी है, मैं समझाती हूँ क्या किया गया है इन्होंने एक्टिविटी में। पहली चीज़ तो ये एक्टिविटी कभी बनाने को नहीं आती एग्जाम में। एक्टिविटी से सिर्फ एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ये एक्टिविटी क्या बताना चाहती है, इसका मेनली कंक्लूजन क्या होता है किसी भी एक्टिविटी का। ध्यान से देखोगे, एक बीकर में पानी ले रखा है, ठीक है, और मैंने इस पानी में डिजोल्व कर दिया है KMnO4। KMnO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलेंगे बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा, 9th क्लास ना, अभी बताती हूँ, पहले लिख लूँ। पोटेशियम पर MAGANAT, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? KMnO4। कलर में कैसा होता है बेटा? ये कलर में होता है पर्पल, ठीक है। अच्छा, 9th क्लास, सच बताऊं, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th क्लास में तुम, ये एक पहली क्लास है और मेरे ख्याल से आखिरी, जब किसी का भी आप फॉर्मूला लिखना सीखोगे। तीसरा चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसी में सिखाया जाता है कि केमिस्ट्री के जो भी फॉर्मूले हैं, सुना होगा ना, AgNO3, CuSO4, KCl, ये सब कहाँ से बना, आप इसी 9th क्लास में सीखोगे। अगर ये वीक हो गया तो 10th में फिर आपको फॉर्मूला लिखने में दिक्कत आएगी। तो वो चैप्टर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने एक पोटेशियम परमैंगनेट लिया। ये कैसा है बेटा? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? कैसा है बेटा? सॉलिड है। कलर क्या है इसका? पर्पल कलर का है। मैंने इस पानी में उसको मिक्स कर दिया। मैंने मान लो थोड़ा सा लिया, एक जितना भी आया मेरे हाथ में, मैंने पानी में मिक्स कर दिया। उसके बाद ये पूरा पहला वाला बीकर को देखो, पहले वाले बीकर को देखो, ये बीकर डार्क पर्पल हो गया कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया सा पूरा सोल्यूशन तैयार हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा निकाला टेस्ट ट्यूब के थ्रू और एक और पानी में डाल दिया। ये पानी पहले से पर्पल नहीं है, मैंने यहाँ पे कोई साफ पानी रखा होगा, मान लो 90 ml पानी रखा होगा, यहाँ पे मैंने 90 ml पानी रखा होगा और इसमें से 10 ml सोल्यूशन निकाला इसका और फिर इसमें डाल दिया। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मैम पहले थोड़ा डार्क था, अब कलर कैसा हो गया? थोड़ा सा लाइट हो गया। मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर इसमें से इस 100 ml, ये 100 तो बन गया क्योंकि 10 ml मैंने ये सोल्यूशन डाला था, मैंने फिर से इसमें से 10 ml निकाला और फिर 90 ml पानी में डाला। फिर तुम लोग देखो, फिर और थोड़ा लाइट हुआ, फिर वही किया मैंने, फिर इसमें से 10 निकाला, फिर 90 ml पानी में डाला, फिर और थोड़ा लाइट हुआ। ये एक्टिविटी क्या बताना चाहती है, ध्यान से सुनना। मैं हर बार ज़्यादा पानी में 90 ml पानी ले रही हूँ कि नहीं ले रही? हर बार इतने सारे पानी में मैं कितना जा रही हूँ? मात्र इतना सा, थोड़ा ही तो डाल रही हूँ पोटेशियम परमैंगनेट। बट हर बार देखो वो इतना कम पोटेशियम परमैंगनेट कितने अच्छे से कलर, भाई मानती हूँ कि डार्क नहीं हो रहा उतना, बट फिर भी वो सारे सॉल्यूशन को कलर इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक्चुअली हो क्या रहा है कि चाहे मैं ओनली 2 और 3, 10 ml में कितने ही क्रिस्टल आएंगे, बहुत थोड़े ही आएंगे, ठीक है। ओनली 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 जैसे ही पानी में डालती हूँ वो पानी में टूट जाते हैं, पानी में जाके टूट जाएगा। टूटने के बाद वो मिलियन और बिलियंस ऑफ पार्टिकल रिलीज कर देगा, क्योंकि वो बना किस चीज से है? सॉलिड है, बनेगा किससे? मैटर से। टूटने के बाद क्या किया इस 2 और 3 क्रिस्टल ने? पानी के अंदर मिलियन और बिलियंस ऑफ KMnO4 के क्रिस्टल रिलीज कर दिए। अब इतने सारे क्रिस्टल रिलीज हो गए पानी में, तो कलर इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये एक्टिविटी ये बोलना चाहती है कि चाहे एक क्रिस्टल लो चाहे 2 क्रिस्टल लो, ये क्रिस्टल इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है कि मेरे इतने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को भी वो कलर इंपैक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, पोटेशियम परमैंगनेट हैज मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स which keeps on dividing on each dilution। मैं जितने बार उसको पानी में मिला रही हूँ वो हर बार टूटता है और कलर इम्पैक्ट करता है। दिस शोज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये मुझे पता चलता है कि भाई चाहे इतना कम भी डाल रही हूँ, पानी में जाके टूटता है और बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज करता है। इसी वजह से मेरा पानी हर बार कैसा दिख रहा है? भले ही शेड लाइटर होते जा रहा है लेकिन अभी भी वो पर्पल कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये एक टाइम तक करते जाएगा, कभी भी करोगे चाहे इतना सा डालोगे वो पर्पल बहुत लाइटेस्ट हो जाएगा, लेकिन हो जरूर जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली एक्टिविटी ये शो करती है। सवाल कैसे आएगा? या तो ये
बना रहेगा, ठीक है। पूछेगा इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है, तो क्या बोलोगे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये एमसीक्यू में लिखा रहेगा, आपको बस टिक करना रहेगा, इससे रिटर्न पोर्शन कुछ नहीं आने वाला। या तो ये पूछ सकता है यहाँ कौन सा सॉलिड यूज किया गया है, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के बनता है, थ्योरेटिकल पोर्शन में आपका ये नहीं बनता है, ठीक है। तो प्लीज लिख लो, चाहे तो एक्टिविटी ना बनाओ लेकिन प्लीज ये लाइन जरूर लिख लो, और ये पोटेशियम परमैंगनेट है, कलर इसका पर्पल है, ये चीजें लिख लो, ठीक है। तो अभी हम लोग ने पहले ही कुछ देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, और इस एक्टिविटी से पता चलता है कि हमारे मैटर कैसे है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कह लो, सबने किया है, कुछ भी कह लो। मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर में ले लिया पानी, देखो मैंने एक बीकर में ले लिया पानी, और मैंने इसकी मार्किंग नोट कर ली, होता है ना, यहाँ तक मेजर कर लिया कि भाई ये पानी कहाँ तक है, मैंने नोट कर लिया, मार्क कर लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर डाल दिया शुगर, शुगर डालो, सॉल्ट डालो, जो आपके ऊपर है, ठीक है। और मैंने पानी के अंदर शुगर डाल दिया, थोड़ा सा स्टर कर दिया, मिक्स कर दिया ताकि फास्ट मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद शुरू कर दी, उसकी फिर से मेजरमेंट लिया कि अच्छा चीनी या नमक मिक्स करने के बाद मैंने फिर से मेजर किया। मैंने जब दोबारा इसकी मेजरमेंट ली तो ये पाया कि इसकी मार्किंग पहले भी यहीं आ रही थी और इसकी मार्किंग अब भी यहीं आ रही है, यानी इसकी मार्किंग में मुझे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिली। दिमाग ये कहता है कि भाई मैंने पानी में चीनी घुलाया, मिक्स किया, तो थोड़ा तो पानी का लेवल बढ़ना चाहिए ना। मैंने 100 ग्राम पानी लिया और उसमें 50 ग्राम शुगर डाला, कुछ तो बढ़ता, थोड़ा ही बढ़ता, लेकिन एक्चुअली मुझे कुछ भी मार्किंग बढ़ता हुआ नहीं दिखा। हुआ क्या, पीछे क्या थ्योरी है, इसके पीछे की ये थ्योरी है कि वाटर क्या है, मैटर है, मानते हो कि नहीं। वाटर बना किससे होगा, पार्टिकल से बना होगा। मान लो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, आपको समझाने के लिए बना रही हूँ बस, मान लो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। एक बात बताओ, वाटर है लिक्विड, ठीक है, शुगर और सॉल्ट कैसा है, सॉलिड, वो भी मैटर है कि नहीं, शुगर और सॉल्ट, वो भी किस चीज से मिलकर बना है, पार्टिकल से बना है, ठीक है। अब एक्चुअली में हुआ यूं कि जैसे ही मैंने चीनी या नमक को पानी में घुलाया तो ये चीनी और नमक बोली मेरे पास, पानी बोलता है कि तुम आओ, मेरे पास इतनी सारी जगह है कि मैं तुमको आराम से अपने अंदर सेटल डाउन करा सकता हूँ। हुआ यूं कि ये चीनी के पार्टिकल्स या सॉल्ट के पार्टिकल्स, ये जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच जगह दिख रही है, मैंने थोड़ा दूर दूर बनाया है, ये वाटर के, ये सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स, ये जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो खाली खाली स्पेसेस है ना, वो उसके अंदर आके एडजस्ट हो गए, वो उसके स्पेसेस के अंदर अंदर आके एडजस्ट हो गए। तो जब एडजस्ट हो गए तो मार्किंग मुझे कैसे बढ़ी हुई मिलेगी। तो सच में ऐसा पाया गया कि आपका जो भी मैटर होता है, जो भी मैटर होता है वो बना होता है पार्टिकल से, और उस पार्टिकल के बीच में होते हैं स्पेसेस, और उन्हीं स्पेसेस के बीच ये शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल अंदर घुस गए हैं, अंदर मर्ज हो गए, इसलिए मुझे वर्क उसके लेवल में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। अब सवाल आता है तो मैम फिर इस सबका अलग अलग है, लिक्विड में अलग पढ़ेंगे, जब हम पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे तो लिक्विड का अलग पढ़ेंगे, सॉलिड का अलग पढ़ेंगे और गैसेस का अलग पढ़ेंगे। धीरे धीरे चैप्टर में ऑलरेडी जाओगे तो सारी चीजें रिलेट करते हुए चले जाओगे। अभी के लिए ये समझना कि आपके पार्टिकल्स के बीच क्या है बेटा, स्पेसेस है। कैसे सवाल पूछेगा, एक्सपेरिमेंट सेम वही बना हुआ रहेगा कि आपने चीनी मिक्स कर दिया, आपने शुगर मिक्स कर दिया, आपको क्या मिला, क्या कंक्लूजन, क्या ऑब्जर्वेशन, कि पार्टिकल्स के बीच में क्या थी, स्पेसेस थी, और उसका कोई भी वॉल्यूम या इंक्रीमेंट मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि उसके बीच स्पेसेस थी और स्पेसेस के अंदर वो चीज़ घुल उसमें आगे मिक्स हो गई, उसके अंदर बैठ गई, इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो ये छोटी सी एक एक्टिविटी है, देखो यहाँ लिखा है, मैं पढ़ के भी दिखा रही हूँ। व्हेन शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर, इट्स क्रिस्टल सेपरेट इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। दिस पार्टिकल्स ऑफ शुगर गो इनटू द स्पेसेस बिटवीन द वेरियस पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ड्यू टू विच देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन इट। वही चीज जो ये पूरा कहानी है, ये मैंने आपको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि वाटर के पार्टिकल के बीच शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल आके उनके आगे अंदर आके इंसर्ट हो गए, इसलिए मुझे वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। तो ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, हेडिंग डाल के ये पूरी लाइन लिख लो, ये चाहे बनाओ चाहे नहीं बनाओ, वो सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे हम लोग, एक सेकेंड, ठीक है, इसके बाद आई थिंक यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो आ जाओ, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला है वेरी वेरी स्मॉल, दूसरा है स्पेसेस बिटवीन देम, और तीसरा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। अब देखो मैंने घर में क्या जलाई, अगरबत्ती जलाई, नॉर्मल इंसेंस स्टिक बोलते हैं इसको। अच्छा मैंने जैसे ही जलाई क्या हुआ, इसमें से धुआं निकलेगा ऊपर,
और ऐसा तो नहीं होता ना कि मैंने मान लो अपने इस कमरे में जलाया तो सिर्फ उतने ही इतने, ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ इतने ही दूर ही इसकी स्मेल मुझे फील होगी, सारे कमरे में लास्ट वाले रूम तक आपको स्मेल फील होती होगी इसकी। होता क्या है, ये जो जैसे ही मैंने इसको जलाया, जो भी अगरबत्ती को जलाया, जो भी धूप बत्ती को जलाया, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इस गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में रिलीज होंगे, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे और उनके साथ ये मूव करने लगेंगे, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही क्या है कि जो पार्टिकल्स होगा मैटर का वो मूव करेगा। अब ये पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मूव करते करते हर कमरे तक जाएंगे और जब आप स्मेल करोगे तो आपकी इसकी स्मेल आराम से फील कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल से समझो, जब घर में खाना बनता है, कुछ भी ऐसा मैगी बन जाए, उसकी स्मेल लास्ट कमरे तक भी आती है, हाँ पता चल जाता है हाँ भाई मैगी बन रहा है। एग बनता है तो उसकी स्मेल भी बहुत बहुत जल्दी आपको आ जाती है, अच्छा खाना बन रहा है। तो क्या होता है, पार्टिकल्स जैसे ही आप करते हो खाना बनाना शुरू, उसके पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, आपके एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो मूव करने लगते हैं, पूरे इधर उधर मूव करेंगे और जब भी आप स्मेल करोगे तो आपको उसकी स्मेल बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो ये बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे इससे पहली वाली एक्टिविटी, जब KMnO4 हमने डिसॉल्व किया था तो पार्टिकल्स टूटा, ठीक है, वो भी तो मूव कर रहा होगा ना बेटा, हर पार्टिकल मूव कर रहा है, हर पार्टिकल ही मूव कर रहा है, वो KMnO4 का पार्टिकल भी मूव करके ही मिक्स हुआ होगा पानी के पार्टिकल में, ठीक है। इनफैक्ट वो जब मैंने शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व किया तो उसके पार्टिकल भी पानी में जाके टूटे और मूव करने के बाद ही जाके वाटर के पार्टिकल के बीच में जाके अपनी स्पेस ली होगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों मूव नहीं कर रहे थे, जो भी पार्टिकल्स होगा, जो भी मैटर होगा वो तो पार्टिकल का बना होगा और पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल हमेशा ही मूव करेगा, ठीक है। बस अलग अलग क्राइटेरिया होता है, सॉलिड में मूव करने का कुछ अलग फंडा होता है, लिक्विड में मूव करने का कुछ अलग फंडा होता है और गैसेस में मूव करने का कुछ अलग फंडा होता है। जब इनके कैरेक्टरिस्टिक एक एक करके पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा। फिलहाल के लिए हाँ वो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, बट यहाँ के लिए ये समझना है कि जो भी पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। परफ्यूम स्मेल करो, पूरे रूम में पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें ये परफ्यूम लगाया है। कैसे पता चला, परफ्यूम को जैसे ही मैंने स्मेल किया उसके अंदर से निकली गैसेस, वो गैसेस आपके एयर में प्रेजेंट गैसेस से मिक्स करेगी और जब आप स्मेल करोगे उसके साथ मूव करते करते आप तक वो पहुंच जाएगी। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली आपके मूव करते रहते हैं। यहाँ लिखा है व्हेन वी लाइट, जलाया मैंने जब एन अगरबत्ती को, in one corner of a room its fragrance smell spreads in the whole room quickly। क्यों 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 मुझे तुरंत स्मेल हो गया, बिकॉज उसके पार्टिकल क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी, ये भी क्या एक्टिविटी कह लो या डेली लाइफ क्या है, ये तो सब कोई एक्टिविटी है नहीं, ये सबने फील करा होगा अपने घर में। तो ये इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपके हमेशा मूव करते रहते हैं। छोटा सा लिख लो फिर आगे चलते हैं। चलो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसका, ठीक है। बट उससे पहले मैं एक टॉपिक पढ़ा दूं फिर आपको लास्ट कैरेक्टरिस्टिक दिखाऊंगी, ठीक है। देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन, अभी तक मैंने तीन एक्टिविटी कह लो, 3 एक्सपेरिमेंट कह लो सुनना। पहला क्या किया था, KMnO4 वाला किया था। KMnO4 क्या कर रहा था, मैंने जैसे ही KMnO4 को पानी में डाला, KMnO4 जाके पानी में मिक्स हो गया खुद से, ठीक है। दूसरा में मैंने क्या किया, मैंने चीनी डाली, पानी में डाला, अगर मैं स्टर ना भी करूँ ना तो भी वो अपने धीरे धीरे अपने टाइम में डिसॉल्व हो ही जाएगा। तो चीनी या नमक भी पानी में जाके खुद से डिसॉल्व हो गया। और तीसरा, मैंने जब अगरबत्ती जलाई तो ये अगरबत्ती भी खुद से जाके एयर में मिक्स हो गया। जो ये वर्ड मैं यूज कर रही हूँ ना, खुद से, ध्यान से सुनना, जो ये वर्ड यूज कर रही हूँ खुद से, ये खुद से मिक्स होने की जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो अपने आप हो रही है, इंटरमिक्सिंग ऑफ इट्स ओन, जो अपने आप चीजें मिक्स हो रही हैं। एक मान लो मैटर का ये एक पार्टिकल है, मैं ऐसे बड़ा करके दिखा रही हूँ समझने के लिए, और ये मैटर का एक और पार्टिकल है, ठीक है। जो ये आपस में मिक्सिंग हो रही है इनकी खुद से, इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अगर मैं बोलूं कि KMnO4 पानी में जाके मिक्स हो गया, ये किस प्रोसेस की वजह से हुआ, तो क्या बोलोगे, डिफ्यूजन। अगर मैं बोलूं कि अगरबत्ती की स्मेल मुझे क्यों स्मेल आ जाती है दूर कमरे पे, डिफ्यूजन। अगर मैं बोलूं कि परफ्यूम की स्मेल मुझ तक क्यों पहुंच जाती है, बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। मुझ तक खाने की स्मेल क्यों पहुंच जाती है, बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। ये जो खुद से इंटरमिक्स होने की प्रोसेस है, खुद से जो हो रहा है, अपने आप जो हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन। अब इससे सवाल, जो जितने भी मैंने आपसे सवाल फेंके ना अभी, खाने की स्मेल क्यों पहुंची, परफ्यूम की स्मेल क्यों पहुंची, अगरबत्ती की स्मेल क्यों पहुंची, इन सब के पीछे एक सिंपल सा आंसर है, डिफ्यूजन,
ठीक है, चलो तो डिफ्यूजन समझ में आया। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ से सवाल आता है व्हाट इज डिफ्यूजन, तो आप आराम से लिख सकते हो, एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, कुछ भी देके बता दोगे। अच्छा, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल। एक बात बताओ, कोई चीज मिक्स हो रही है, ठीक है, मान लो इस पार्टिकल को इससे मिक्स होना है, तो क्या ये बिना चले आपस में मिक्स हो जाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। इनको मिक्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ खुद तो एफर्ट करने होंगे, मूव करना पड़ेगा। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी मैटर का जो मुझे ये भी बताता है कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब डिफ्यूजन कब देखने को मिलेगी, जब किसी चीज का मोशन होगा, ठीक है। तीनों में देखने को मिलेगा, गैसेस में मिलेगा, लिक्विड्स में मिलेगा और सॉलिड। यहाँ पे डबल डबल लिखा है, डिफ्यूजन ऑकर इन, यहाँ होना चाहिए था सॉलिड, यहाँ होना चाहिए था लिक्विड और गैसेस। मुझे तीनों में, बट इसकी रेट अलग अलग होती है, वो बताऊंगी। पहले ये समझो, एक तीसरी लाइन जो लिखी हुई है, ये कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ। अभी लिखना मत बेटा, लिखने का तो मैं टाइम दूंगी। कह रहा था रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसको एग्जांपल से समझना। अगर तुम लोग कभी भूले भटके किचन में गए होगे, तो अगर मान लो मैंने खाली कढ़ाई या खाली तवा अपने गैस पे रख दिया और उसमें तेल डाल दिया या घी डाल दिया, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। और गरम, मान लो गरम तवा पे, जैसे जब पराठा सेकते हैं ना, बिल्कुल गरम गरम तवा पे घी डालो, क्या होगा? एकदम करेगा कि नहीं करेगा? वैसे अगर इससे नहीं समझ में आया तो ऐसे भी समझो कि मान लो बहुत तेज धूप है, अभी मान लो नॉर्मल है, ठीक है, मैं अपने स्लीपर खोल के आराम से मूव कर सकती हूँ। यहाँ पे बहुत तेज धूप हो जाए, एकदम जून जुलाई वाली गर्मी वाली, मैं क्या करूँगी? बहुत तेजी से भागूंगी कि नहीं भागूंगी? यानी मुझे हीट फील हुआ, मुझे गर्माहट फील हुई, मुझे टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील हुआ, तो मेरा मोशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और अगर मोशन बढ़ा तो डिफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये समझने के लिए एक बहुत बेटर वे है यार कि देखो, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जितना कॉमन एग्जाम्पल से आप चीज़ों को समझ जाओ। मैं वो टिपिकल साइंस का वे नहीं डालना चाहती चीज़ों में, वो डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए। और सच बताऊँ बहुत इजी है, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या, आप ध्यान से सुनना, क्या मैं ये रिलेशन नहीं लिख सकती कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो मोशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, मोशन बढ़ेगा। और अगर मोशन बढ़ेगा तो मोशन किस प्रॉपर्टी को, मोशन से मुझे क्या पता चलता है कि मेरा डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, वो और तेजी से मिक्स होगा, ठीक है। अब एक और चीज से समझो, ये रिलेशन इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और समझो, मान लो कुछ भी मैगी बन रही है, तो जब बनेगी तो खाना कुक करोगे तो ऑफकोर्स गर्म होगा, ठीक है, हीट होगी, ऑफकोर्स टेम्परेचर बढ़ेगा। गर्म खाने की स्मेल आप तक बहुत तेजी से आती है, फील हुआ है ना आपको? घर में मान लो तुम जैसे ही घर गए, तुम्हें पता चला राजमा बना है, दाल मखनी बनी है, पनीर बना है, उसकी स्मेल आ जाएगी दूर से। अब मान लो कभी ब्रेड जैम की स्मेल आई है दूर से? क्यों नहीं आई है? अब वो हीट ही नहीं है भाई, वो ठंडा है। जो जब उसको टेम्परेचर मैंने हीट ही नहीं किया, अगर आप जब तक खाना कुक नहीं करोगे, टेम्परेचर कुक करने के लिए क्या करेगा भाई? गैस जलाओगे ना, तो कुक करने के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स का मोशन, उससे जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो मूव करेंगे, मूव करेंगे तो क्या करेंगे? एयर में मिक्स करेंगे और आप तक तेजी से पहुंचेंगे। जब आप गैस ही नहीं जलाओगे, उसको कुक ही नहीं करोगे, टेम्परेचर ही नहीं दोगे, तो कहाँ आपके पास स्मेल आएगी भाई? तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन की रेट भी बढ़ जाएगी और पार्टिकल्स का मोशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो एक डिफ्यूजन की बात हो गई। एक और चीज़ देखो, एक छोटा सा है, यहाँ पे ये दिख रहा है तुम लोग को पीछे तक? ठीक है, छोटा सा मैंने एक इमेज लगाई, सुनना। मैंने क्या किया, दो ऐसे उल्टे टेस्ट ट्यूब मान लो, फिलहाल के लिए मैंने दो टेस्ट ट्यूब को ऐसे कुछ बीच में सेपरेट करके रखा है, ठीक है। ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। ऊपर वाले में नॉर्मल एयर है, ऊपर वाले में क्या रखी है मैंने? नॉर्मल एयर, कलरलेस है जो कि दिख नहीं पा रहे। नीचे में रखी है मैंने ब्रोमीन गैस, ठीक है, कलर क्या है? रेडिश ब्राउन बोल दो, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद मैंने देखा, आफ्टर 15 to 20 मिनट, आधे घंटे, आपको ऊपर वाला भी रेड दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? क्या हुआ इस प्रोसेस में? इनके बीच हुई मिक्सिंग, इनके बीच हुआ डिफ्यूजन। तो ये धीरे धीरे ब्रोमीन जाके ऊपर जाके मिक्स होना शुरू हुआ। तो सवाल होगा क्या मैम ऊपर की एयर नहीं मिक्स हुई? बिल्कुल मिक्स हुई बेटा, लेकिन एयर कलरलेस है तो मुझे पता नहीं चला। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला एयर नीचे मिक्स नहीं हुआ होगा, बिल्कुल मिक्स हुआ होगा। तो ये जो एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये किस प्रोसेस को बताती है? ये मेरे बताती है डिफ्यूजन के प्रोसेस को। बेटा इससे कभी कभी सवाल आ जाता है कि ये एक्टिविटी क्या बताती है और यहाँ कौन सी गैसेज यूज की गई हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए।
वो एक सेपरेशन ग्लास प्लेट से लगाई गई है, उसको बाद उसको हटा दिया फिर मैंने। हाँ तो फिर वो धीरे, जब हटाओ अभी सेपरेट कर रखा है, फिर वो ये दिख रहा है, ये देखो ना, ये देखो, ये एक प्लेट लगाई गई है, उसको फिर निकाल देंगे, फिर वो अपने आप जाके अपने से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा और है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। वैसे तो ये नहीं आता सवाल में, बट सुनो, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे ये पड़ गया। उन्होंने क्या किया था, एक बीकर में पानी ले लिया और पानी में डाल दिया पॉलेन, पॉलेन ग्रेन्स, ठीक है। या ऐसे मत समझो, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे पहले नहीं जाते। पहले तुम लोग ने ये देखा है, पूरे रूम में अंधेरा कर लो, ठीक है। और कभी देखा है पार्टिकल्स, एक होल से अगर लाइट आ रही हो तो पार्टिकल ऐसे, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स देखा है, इधर उधर हैफेजेड मैनर में घूमते रहते हैं। डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स, कुछ भी बोल लो उसको, ठीक है। जो ये डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल इधर उधर ऐसे मान लो, कभी इधर उधर जिगजैग, इधर उधर इधर उधर जो ये घूम रहे हैं, इस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। भाई नाम अब पता नहीं क्यों देने की जरूरत थी, इजी रख देते, बट उन्होंने बोला कि जो ये डस्ट जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो ये डस्ट पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं कमरे में, पूरा रूम अंधेरा कर लो, जिस मोशन में वो घूमते थे उसे बोलते हैं जिगजैग मूवमेंट। और ये जो मोशन कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। सेम अब उन्होंने क्या किया, पानी ले लिया, पानी में डाल दिया पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी मेल फ्लावर का, ठीक है। ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है पॉलन ग्रेन, ठीक है। पानी में डाल दिया पॉलन ग्रेन। पानी में डालने के बाद इन्होंने ये देखा कि अच्छा ये पॉलन ग्रेन, ये देखो कैसे मूव कर रहा है, जिगजैग जिगजैग हैफेजेड मैनर में। तो ये जो मोशन हो रहा है, ये जो मोशन हो रहा है, इसी को उन्होंने ब्राउनियन, जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो पॉलन ग्रेन, वैसे तो ये सवाल नहीं आता इतना ज्यादा, बट खुद सोच के बताओ, ये डिफ्यूजन और ये ब्राउनियन मोशन मैटर के कौन से पार्टिकल के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस्ट डिफाइन करते हैं। ये दोनों किस पे बेस्ड है कि भाई पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव करेगा तभी तो ये जिगजैग देखने को मिलेगा और ये मिक्सिंग देखने को मिलेगी। सवाल कैसा आता है, ऐसे पूछेगा, एमसीक्यूज में ज़्यादा पूछ लेते हैं कि डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन बेस्ट डिस्क्राइब विच प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। तो टिक क्या करोगे, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अदरवाइज ऐसे रिटर्न पोर्शन में अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन ही आता है, ब्राउनियन मोशन नहीं आता। बट मैं ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन लिख देती हूँ, पता होना चाहिए क्या होगी इसकी डेफिनेशन होगी, दी zigzag movement of particles, the zigzag movement of particles suspended in liquid और गैस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। एक डेफिनेशन भी लिख दिया, बाकी डिफ्यूजन की वहां लिखी हुई है। अब करना क्या है, दोनों चीजें अच्छे से लिखनी है, फिर मैं और समझाती हूँ आगे, ठीक। चलिए, ठीक है। एक इससे पढ़ाने से पहले मैं एक चीज और आप लोग को बताना चाहती हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर वाला आप लोग को समझ में आया ना। अगर पूछे कि डिफ्यूजन किस फैक्टर पे डिपेंड करती है तो बेटा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे वही है, मोशन बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। एक छोटा सा टॉपिक है, मैं यही जानबूझ के लिख रही हूँ कि डिफ्यूजन का पार्ट पहले खत्म कर ले, फिर हम आगे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलेंगे। एक छोटा सा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखो, फिजिक्स में तो पढ़ना ही पढ़ना है इस एनर्जी को, वहाँ तो डिटेलिंग है, इसकी डेरिवेशन है, इस पे न्यूमेरिकल्स है, सब कुछ है फिजिक्स में। यहाँ बस इसको समझते हैं, बस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, सपोज करो कि तुम बिल्कुल बीमार हो, ठीक है, बिल्कुल तुम्हारे अंदर एनर्जी, क्या कहते हैं, बीमार हो, तुम चल फिर नहीं रहे, बिल्कुल मोशन नहीं कर रहे। सिंपल शब्दों में ये बोलूं, किसी दिन होता है ना कि बहुत हमको लगता है बहुत लो फील कर रहे हैं, तो क्या करते हो तुम, पूरे दिन बेड पे बैठे रहते हो, कोई मोशन नहीं करते, पूरे दिन लगता है कि चलो लेटे ही रहे। तो जब तुम मोशन नहीं कर रहे तो तुम्हारे पास कोई एनर्जी भी नहीं है, तुम एनर्जी फील ही नहीं करते कि यार एनर्जी भी नहीं है। बट किसी किसी दिन ऐसा होता है कि तुम बहुत फिजिकल एक्टिविटी करके आते हो, स्कूल में भी खेल कर आते हो, ट्यूशन में भी पढ़ते हो, तो उस दिन अच्छा खासा मोशन करते हो, ट्यूशन आना जाना, खेलना, ग्राउंड में जाके खेलना, पार्क में खेलना, साइकिलिंग करना। तो किसी किसी दिन तुमने खूब सारा मोशन किया। जब हमने खूब सारा मोशन किया तो मेरी बॉडी में क्या आई,
एनर्जी आई कि नहीं आई? जो ये एनर्जी आ रही है मोशन की वजह से, मेरी बात को सुनना, जो एनर्जी आ रही है किसी चीज के मोशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बोलूं कि मैं अभी चल पा रही हूं, मैं मोशन कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं, तो मैं किस एनर्जी से चल पा रही हूं? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ये जो पंखा चल रहा है ये किस एनर्जी से चल रहा है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। गाड़ियां चल रही हैं रोड पे, किस एनर्जी की वजह से चल रही हैं? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अगर पानी फ्लो हो रहा है तो किस एनर्जी की वजह से फ्लो हो रहा है? अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही मूव कर रही है। तो अब सोच के बताओ, मैंने किसी चीज को हीट किया, हीट किया तो क्या हुआ? मोशन बढ़ा, मोशन बढ़ा तो क्या बढ़ा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। एक और कोरिलेशन, मैंने चीजों को हीट करा, हीट करा तो मोशन बढ़ा, मोशन बढ़ी तो तेजी से मूव करेगा तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, और तेजी से मूव किया, एनर्जी बढ़ी तो जाके डिफ्यूज किया, तो लास्टली उसका डिफ्यूजन भी बढ़ा। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं अगर डेफिनेशन में लिखूं तो लिख सकती हूँ द एनर्जी possessed due to the motion of particles, ठीक है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब छोटा सा रिलेशन फिर वही वाला, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भाई मोशन बढ़ गया, भाई मोशन बढ़ गया तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मेरी काइनेटिक एनर्जी बन गई तो मेरा भाई मिक्सिंग का चांस बढ़ गया और डिफ्यूजन भी बढ़ गया। तो लास्टली ये रिलेशन मुझे आप लोगों को पूरा समझाना था, तो पहले मैंने आपको मोशन समझाया, डिफ्यूजन समझाया, टेम्परेचर, और लास्ट में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी समझाई। अभी के लिए टिल केमिस्ट्री आप ये सोच के चलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो एक खास एनर्जी की वजह से कर रही है और उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर ली। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। देखो एक एग्जांपल से देखो, मैंने एक स्लाइड लगाया, मेरे पास पहले में है चौक, ठीक है बच्चा, मेरे में है आइस, दूसरा पार्ट है मेरे पास आइस, और एक है मेरे पास आयरन नेल, कील है, ठीक है। चलो अब मैंने उठा लिया हथौड़ा, मैंने मारना शुरू किया, चौक को मारने की जरूरत पड़ेगी क्या? ऐसे ही टूट जाएगा। बहुत कम फोर्स लगाया, चौक टूट गया। आइस थोड़ा सा, अ लिटिल बिट, मुझे उस पर मारना पड़ेगा। आयरन नेल कितना मार लूं, वो नहीं टूट, अपने शेप बिगड़ जाएगी लेकिन वो टूटेगा, वो जिद्दी किस्म का है, वो नहीं से नहीं टूटेगा। इस तीन जो भी मैंने तीनों पे किया, इसको ये तो ऐसे इजिली टूट गया, इस पे थोड़ा सा मैंने प्रेशर लगाया, उस पर मैंने कितना भी लगाया वो नहीं टूटा। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें मैटर हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ। बने किस चीज़ से होंगे? पार्टिकल से। तो भाई क्या मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो इतने वीकली एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं कि उनको बस थोड़ा सा प्रेशर लगाया वो टूट गए, ठीक है। अब होते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई दो दोस्त है, ठीक है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, साथ में उठेंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में होमवर्क करेंगे, साथ में ट्यूशन जाएंगे, सब कुछ साथ में, तो उनके बीच अट्रैक्शन अच्छी है कि नहीं? उनके बीच डिस्टेंस कैसा होगा? ऑफ कोर्स उनका डिस्टेंस बहुत कम होगा, बहुत साथ साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है। सेम वैसे ही मानो कि अब इसके बीच क्या है, अट्रैक्शन है ही नहीं, मैंने ऐसे आराम से तोड़ दिया दोस्ती, मान लो ऐसे टूट गई, होगा ना। तो इनके बीच पार्टिकल कैसा है, बहुत वीकली अट्रैक्ट है, मैंने थोड़ा जोर दिया वो आराम से टूट गया। इसके पार्टिकल कैसे अट्रैक्ट है, थोड़ा है, फिर भी थोड़ी थोड़ी है दोस्ती भाई, लेकिन फिर भी मारा, फिर भी पार्टिकल टूट गया। लेकिन इसके पार्टिकल कैसे अट्रैक्ट हैं भाई, इसके पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली और बहुत टाइटली एक दूसरे से अट्रैक्ट है, मैं कितना भी तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ वो टूट नहीं रहे हैं। इसका मतलब अगर वो बिस्किट्स देखे आपने, बिस्किट्स के पार्टिकल कैसे होते हैं, पूरा बिस्किट एक अच्छे से निकल कर आता है ना, अगर पार्टिकल बिस्किट के अट्रैक्ट ही नहीं होंगे तो वो कैसे बिखरे बिखरे से दिखेंगे ना आपको। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे को खींच के रखते हैं, लेकिन हर में अट्रैक्शन का फोर्स अलग हो सकता है, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक तरीके से मैं ये कह सकती कि मेरा जो भी मैटर है वो जो भी मैटर के पार्टिकल है वो एक दूसरे को क्या करके रखे हैं, अट्रैक्ट की करके रखे हैं। जो चीज़ मैंने अभी पढ़ाई है वो देखोगे, इफ वी टेक अ पीस ऑफ चॉक, अ क्यूब ऑफ आइस एंड एन आयरन नेल एंड बीट देम विद अ हैमर, वी विल फाइंड इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेक द पीस ऑफ चॉक, ठीक है। इट रिक्वायर्स मोर फोर्स टू ब्रेक क्यूब ऑफ आइस, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। वेयर एज द आयरन नेल डज नॉट ब्रेक एट ऑल इवन विथ अ लार्ज फोर्स। दिस शोज दैट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज की, पार्टिकल्स की, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ चॉक इज क्वाइट वीक।
बहुत कमजोर है, आराम से टूट गया। वेयर एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ आइस इज बिट स्ट्रॉन्गर, थोड़ा ठीक ठाक है, अट्रैक्ट है, अच्छे खासे अट्रैक्ट है, बट फिर भी मारा तो टूट गया आराम से। वेयर एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आयरन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, हर एक में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही है कि कोई पार्टिकल एक दूसरे को किस तरीके से अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इसे ही बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चौक में कैसा था, बहुत वीक था, आयरन में थोड़ा उससे ज़्यादा था, और कील में तो बहुत 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 ज़्यादा था। ठीक है, तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, वेरी वेरी स्मॉल, स्पेसेस बिटवीन देम, कॉन्टिन्यूसली मूविंग, और लास्टली में द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये चारों चीजें हो गई। चाहो तो बस अपनी लैंग्वेज में लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि इन केस ऑफ चॉक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, ठीक है। इन केस ऑफ आइस क्यूब अ बिट स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ आयरन नेल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, हेंस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। समझने के लिए है, ठीक है, ये पूरा थ्योरी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी आपको। अब देखेंगे एक छोटी सी इसी का कंटिन्यूशन है, ठीक है। मैंने एक छोटा सा डायग्राम लगाया हुआ है, ये देखोगे। अगर मैं बोलूँ कि तुम लोग ने जब भी फील किया होगा, आप पानी में बहुत आराम से अपना हाथ मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहाने जाओ बकेट में, हर इंसान एक बार ऐसे जरूर करता है, ठीक है। हम बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ क्या मैं एयर में अपना हाथ मूव कर सकती कि नहीं कर सकती, देखो कितने आराम से। अब मैं बोलूँ क्या मैं इस बोर्ड पे अपना हाथ आर पार कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। क्या मैं वो ईंटें होती है ना, प्लैंक ऑफ वुड, क्या मैं उसके आर पार अपना हाथ कर सकती बड़ा आराम से, नहीं कर सकती। क्यों, सोचिए। बहुत बढ़िया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब ऐसे सोच के बताना, अगर मैं बात करूं पानी की, अगर मैं बात करूं पानी की, पानी क्या है, लिक्विड, ठीक है, समझ लो। ये मान लो लिक्विड है, ठीक है। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट फिर भी बेटा स्पेसेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको, ऑफ कोर्स दिख रहे हैं भाई, जगह है, भाई जगह है। कहाँ थे, हाँ, तो पानी के पास क्या है, थोड़े बहुत भाई स्पेसेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो स्पेस इतना है कि आप आराम से अपना हाथ मूव कर सकते हो, ठीक है। एयर की बात करूं, अच्छा खासा स्पेस है, बहुत स्पेस है, मैं आराम से मूव कर सकती हूँ। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी, यहाँ ज्यादा होगी कि यहाँ ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स नीचे वाले में ज्यादा होगी। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ना के बराबर, नेग्लिजिबल होगी। बट अगर मैं बात करूं ये बोर्ड, अगर मैं बात करूं प्लैंक ऑफ वुड, क्या यहाँ जगह है क्या बेटा, यहाँ जगह है क्या, अब जगह ही नहीं है। अब भाई जगह ही नहीं है तो मैं अपना हाथ कैसे मारूंगी, कैसे आर पार करूंगी, मुझे चोट लगेगी। तो क्या मुझे इससे ये नहीं पता चल रहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें कितना है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप अपना हाथ मूव नहीं कर सकते, जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप इजिली, स्पेसेस है, आप इजिली अपना हाथ मूव, वाइस वर्सा रिलेशन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो स्पेसेस कैसा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्पेसेस कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ नॉर्मल है तो मॉडरेट स्पेसेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल तो स्पेसेस कैसा, ज्यादा। तो सवाल अगर आपसे पूछेगा कि हम पानी में, हम एयर में, यहाँ डेफिनेटली सवाल आएगा, पक्का गारंटीड है कि सवाल आएगा ये, कि हम पानी में और एयर में अपना हाथ मूव कर सकते हैं, बट हम प्लैंक ऑफ वुड या कुछ भी मान लो, कुछ भी सॉलिड दे देगा, उसमें क्यों नहीं मूव करते। तो रीजन में क्या क्या लिखोगे, दो चीज हाईलाइट करोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेसेस। स्पेसेस को बेटा और अच्छा हाईफाई वर्ड बोलूं तो बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है। ये अब थोड़ा बड़ी क्लास में स्पेस भी बोल सकते हो, बट और थोड़ा हाईफाई वर्ड में बोलते हैं कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इन केस ऑफ सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम है, जगह ही नहीं तो कैसे मूव करेंगे भाई, चोट लग जाएगी। सेम वही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम है तो स्पेसेस भी मीडियम है, हम मूव कर सकते हैं। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, हम आराम से अपना हाथ मूव कर सकते हैं। खुद से सवाल लिखो कि हम पानी और एयर में हाथ मूव कर सकते हैं, प्लैंक ऑफ वुड में नहीं करते, और रीज़न खुद से लिखो। आज का यही काम है आपका, क्लास यहीं तक, नेक्स्ट में हम आगे चलेंगे, ठीक है।